हाइपरफाइन स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम D2 लाइन। तो सोडियम क्या होता है, D1 D2 लाइन होती है सोडियम, अपने को पता है। ठीक है, देखो क्या होता है सोडियम में D2 लाइन कौन सी होती है, 3/2 से 1/2 D2 लाइन होती है। और D2 लाइन J कितना हो गया यहाँ पे, J इक्वल टू इधर 3/2 इधर J इक्वल टू 1/2। तो F क्या होगा, देखो J ये है और अपने को क्या होता है, F क्या होता है L प्लस एस प्लस न्यूक्लियर स्पिन, और ये J प्लस आई बोल सकते हैं इसको। तो आई कितना है, 3/2 माइनस 3/2 से लेके 3/2 प्लस 3/2, so 0 1 2 3 and 3/2 minus 1/2, 3/2 plus 1/2, F will be 1 and 2. So J 2/2 will be split in 4 component and J 1/2 will be splitting in 2. So the selection rule according to delta F equal to 0 plus minus 1. So sodium D2 lines which is at 5.90 ms2, which is higher energy compared to D1 line, must show 6 hyperfine component. सोडियम की जो D2 लाइन है वो कितने 6 हाइपरफाइन कंपोनेंट शो करती है स्प्लिटिंग। ओके, नाउ मूव फॉरवर्ड। द स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन in an atom is given by this, the splitting between levels 2p 3/2 10/2, we have to calculate this. So we are given this what we call is energy. So the splitting between the levels be equal for 2p 3/2 and 2p 1/2 separately. For 2p 3/2 a and L dot s कैसे होगा, J स्क्वायर माइनस L स्क्वायर माइनस स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये होता है ना। इसको ओपन वैसे भी कर सकते हैं, L प्लस एस का होल स्क्वायर, ओपन कर लो सॉल्व कर लो इसको यहाँ से, तो ये आंसर ऐसा आएगा। ये कोस्टेटल लगेगा ना, ये सिंपल है। J कितना है अपने पास 3/2, L कितना है 1, S कितना है हाफ, रख दो। इन सबको ओपन करना पड़ेगा है ना ऐसे, और रखने के बाद अपने पास वैल्यू क्या आ रही है, ये बाई 2 H को इसके लिए, ये 2p 3/2 के लिए। अब 2p हाफ के लिए कैलकुलेट करेंगे वही। अब क्या है, J हाफ L1 and S half, same process will be repeated and we are having H equal to minus H square. What is question demanding from us? What should be the answer according to the question? It is asking about the splitting between the layers. So let's check this level for 3/2 and for this level 1/2, what will be the splitting? H square minus H square 3/2, H square will be the answer. Now let's move forward. If the hyperfine interaction in an atom is given by H equal to AC dot Sp and AC and Sp are electron and proton spins, the splitting between 3s1 and 1s0 we have to calculate. So same, since S equal to AC plus Sp, so AC dot Sp equal to S square minus AC square minus square P square divided by 2, and when you open it you are having this form. So just for 3s1, S is 2s plus 1 equal to 3, singlet triplet state is equal to 1, and AC equal to Sp equal to half. So AC dot Sp will be 1/4 H square. Similarly for singlet state, S equal to 0 and AC Sp half minus 3/4 H square. So for 3s1, A dot AC dot Sp this 1 is 0, for 1 is 0, splitting is this. So total splitting between this transition 3s1 and 1 is 0 will be 1 second. So just separation between these two will be H cos square. Now if the binding energy of the electron in the K and L shell of Ag atom are 25.4 and 3.34 respectively, then kinetic energy of एगो इलेक्ट्रॉन। एगो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, देखो ये शेल्स होती है, तो इनर शेल होना जरूरी है एगो इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, होगा क्या, मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है एक, तो क्या होता है सिंपल पी में तो क्या होता है कि फोटोन आती है, गामा रे आती है, और यहाँ पे इंसिडेंट होती है वो इनसाइड वाले पे ना। पी में क्या होता है, इनसाइड वाली प्रोबेबिलिटी, अगर इनसाइड वाले इलेक्ट्रॉन है इनर शेल में तो पी की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होगी है ना। और आउटसाइडर में क्या होता है, कॉम्पटन इफेक्ट होता है ना। आउटर शेल में क्या होता है, कॉम्पटन इफेक्ट की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होती है। चलो इतना बात हो गई, अब आगे देखो। तो यहाँ पे क्या होगा, फोटोन आया और यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक रिकॉल कर देगा यहाँ से। अब देखो कभी कभी क्या होता है, यहाँ से एक और फोटोन जो मतलब रिकॉल इलेक्ट्रॉन के साथ साथ कुछ फोटोन एनर्जी और बच जाती है, वो फोटोन एनर्जी यहाँ से एक से फॉर्म में निकल जाती है। अब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिकॉइल हुआ तो उस वैकेंसी के लिए उसको भरने के लिए एक आउटर शेल से एक इलेक्ट्रॉन इनसाइड, इसको बोलते हैं ऑगो इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, 2 शेल, इनर शेल और आउटर शेल होनी चाहिए। मतलब हाइड्रोजन जो है अपना वो एगो इलेक्ट्रॉन शो कभी नहीं कर पाएगा, उसमें इनर शेल होती नहीं। देखो अपने को दे दिया। अब देखो यहाँ पे क्या चाहिए अपने को, ई के माइनस ई एल डिफरेंस क्या होगा बताओ। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा कि जो अपना आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी, मतलब वहाँ टोटल एनर्जी और प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है,
तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आई यहाँ से, E k-2E L। ध्यान रखना है ना कि अपन जो वहाँ से एनर्जी आ रही है वो यहाँ गिरेगी, और यहाँ से जाने के बाद कहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन, ये अगर इलेक्ट्रॉन तो ऊपर से नीचे आ गया तो यहाँ से एक फोटोन डिफरेंस होगा, और अगर अपन दोनों का एनर्जी डिफरेंस देखें E k-L का एनर्जी डिफरेंस कितना होगा, वो यहाँ की एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, उसको अंदर आने के लिए लेनी चाहिए वो, ठीक है, उतना डिफरेंस होना चाहिए तब जाके वो यहाँ पहुँचेगा। मीन्स इलेक्ट्रॉन को अंदर आने के लिए काइनेटिक एनर्जी चाहिएगी, और क्या चाहिएगी, ये चाहिएगी L, वो किसके बराबर होगी, दोनों की एनर्जी डिफरेंस के बराबर होगी। रख दो और सोल्व कर लो, आंसर है अपना। देखो डिमांड शिफ्ट ऑफ द एनर्जी ऑफ ए स्टेट विथ क्वांटम नंबर L and J mj is given to us, where B is the applied magnetic field, Gs is lambda factor, mu B is given to us. The approximate frequency shift of the S equal to 0, L equal to m equal to mj equal to 1 state of a boron of 1 Gauss is. We know that J equal to L plus S and S equal to J minus L. So H Z is defined to us. So Lj will be this and Sj will be this. So just put the value here, Lj and Sj, and calculate. And you are having the value 1.4 10 to the power 6 H cos square. Now the separation between the adjacent levels of a multiplate are found to be assume that a multiplate is restricted by a LS coupling and the lambda interval rule, namely EJ minus 1 equal to AJ, where A is constant. The term notation अपने को निकालना है ना मल्टीप्लेट का। देखो क्या होगा, अपने को दिया है EJ माइनस 1 इक्वल टू AJ, और कितना दिया है 22 सेंटीमीटर इनवर्स, ये दिया ग्राउंड का। तो इसके बाद दूसरी एनर्जी कौन सी, EJ प्लस 1 पे जाएगी, और कितना है वो 33, तो इसको इससे डिवाइड कर दो तो क्या आएगा 33/22 इक्वल टू कितना है 2 आया, समझ है ना। अगर ये J है तो नीचे वाला J माइनस और ऊपर वाला J प्लस 1। तो अगर ये सिंपल दिया उन्होंने तो नेक्स्ट स्टेज क्या होगी, एक्साइटेशन क्या होगी, ये होगी, और क्या। लॉजिकल क्वेश्चन है ना, इसमें कुछ था ही नहीं तुम क्वेश्चन में, ये कल अपनों ने कर लिए थे ना, एक क्वेश्चन में बता चुका हूँ तुमको, पहले ये अपनों ने सोल्व कर लिया था। आगे बढ़ते हैं। देखो अब अपन चालू करने वाले हैं अपनी मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। कौन सी होती है, रेडियो, इधर देख लो, गामा एक्स यूवी विजिबल इंफ्रारेड माइक्रोवेव रेडियो, गामा एक्स यूवी IM रेडियो, गामा एक्सरे अल्ट्रावायलेट विजिबल इंफ्रारेड माइक्रो रेडियो। फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, इन सब की फ्रीक्वेंसी तुमको याद रखनी है। एनर्जी सबसे ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा, सबसे कम फ्रीक्वेंसी कम। तो 6 to 10, फिर 10 to 12, 12 to 14, 14 16, 16 18, 18 एंड 20। 6 से चालू हो रही है और 20 तक जा रही है। लेमडा कितना है, सबसे ज़्यादा किसका होना चाहिए लेमडा, इसका होना चाहिए, देखो मीटर में जा रहा है, ठीक है। और इसके बाद सबसे कम किसका होगा, गामा रेज का, एमस्टोम तक जा रहा है। एनर्जी क्या होता है, रिवर्स, देखो रेडियोस में क्या, रिवर्स ऑफ स्पिन ऑफ ए न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, स्पिन अप एंड डाउन का चेंज होता है। एनर्जी अपने को पता है इसमें दी हुई। माइक्रोवेव, देखो माइक्रोवेव का सेपरेशन बिटवीन रोटेशनल एनर्जी, माइक्रोवेव में क्या है, रोटेशनल एनर्जी है, माइक्रोवेव में रोटेशनल एनर्जी का सेपरेशन होता है। इन्फ्रारेड में क्या होता है, इन्फ्रारेड में वाइब्रेशनल है, इन्फ्रारेड में कौन सी है, वाइब्रेशनल। माइक्रोवेव में रोटेशनल, इन्फ्रारेड में वाइब्रेशनल। और विजिबल अल्ट्रावायलेट में क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी सेपरेशन है। एक्सरेज में क्या हो रहा है, ट्रांजिशन फ्रॉम इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन ऑफ एन एटम है। गामा रेज में क्या होता है, ट्रांसफर फ्रॉम न्यूक्लियर एनर्जी। तो गामा रे में क्या होता है, अपने को पता ही न्यूक्लियर होता है। चलो ये सब तो आता है तुमको। और स्पेक्ट्रोस्कोपी अपने को पता है, तो रेडियो में NMR ये सारे, माइक्रो इन्फ्रारेड में इंफ्रा, विजिबल अल्ट्रा, एक्सरे में एक्सरे, गामा रे, बस याद रखना। NMR SMR काम जाती है रेडियो में, इसको गामा मत कर देना, न्यूक्लियर समझ के तुम गामा मत कर देना। NMR SMR इसमें है अपनी रेडियो में। द विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स, इसको टॉपिक को एक और टर्म में बोलते हैं नेचुरल लाइन विड्थ। द विड्थ अराइजेज एसेंशियली बिकॉज ऑफ द एनर्जी लेवल्स ऑफ एन एटॉमिक एंड मोलिकुलर सिस्टम आर नॉट प्रिसाइजली डिटरमिन्ड बट हैव ए फजीनेस इन प्रिसिजन। सेवरल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फजीनेस। मीन्स क्या हो रहा है कि जो अपनी विड्थ है, वो जो एनर्जी लेवल्स की सेपरेट कैसे आई थी एटम में, उसके मोलिकुल्स में क्या हो रहा था, वो प्रिसाइजली डिटरमाइन नहीं कर पा रहे अपन, है ना। तो उसके फैक्टर्स क्या क्या वो पढ़ेंगे। देखो कोलिजनिंग ब्रॉडनिंग, क्या हो रहा है, कोलिजन ब्रॉडनिंग की वजह से। दिस इज ड्यू टू द कोलिजन बिटवीन एटम्स एंड मोलिकुल्स इन गैसेस और लिक्विड फेजेस, ठोस में नहीं होगा, सॉलिड में नहीं होगा। डोपलर ब्रॉडनिंग, दिस इज ड्यू टू द रिलेटिव मोशन ऑफ एटम्स एंड मोलिकुल्स
डबल पढ़ा, रिलेटिव मोशन होता है, डबल इफेक्ट होता है, लिक्विड और स्पेसिस, हाइजेनबर्ग डेल्टा टू डेल्टा टी गेट इक्वल टू h = 2। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं, अपने को ये इंपॉर्टेंट है, इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स, इट डिपेंड्स अपॉन द 3 मेन फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर है? ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 0, टच ऑफ नॉट इक्वल टू 0, इंटेंसिटी ठीक है, चलो ये तो ना सिंपल सा कुछ नहीं है इसमें। अब देखो दो चीज़ें, एक तो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी डिपेंड कर रहा है और एक किस पर डिपेंड कर रहा है? इंटेंसिटी पॉपुलेशन ऑफ स्टेट पे। देखो पॉपुलेशन में क्या है, 150 है, 1000, वजन किस में होगा, मतलब ज़्यादा किस में होगी प्रोबेबिलिटी, इस वाली से इस वाली स्टेट में होगी। अपर बाई लोअर इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस डेल्टा अपॉन KT। द पाथ लाइन ऑफ सैंपल, एक इस पर डिपेंड करे, द अमाउंट ऑफ मटेरियल प्रेजेंट गिविंग राइज टू द स्पेक्ट्रम कॉन्सेंट्रेशन C, रिलेशनशिप बिटवीन C पाथ लेंथ एंड इंसिडेंट एंड ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। क्या होती है? इसको बोलते हैं बेयर लैम्बर्ट लॉ। I/I0 इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस KCL, के कॉन्स्टेंट है सेपरेशन का। I/I0 इक्वल टू 10⁻⁻ECL, इसको बोलते हैं ट्रांसमिटेंस, और सॉलिड के लिए क्या होता है? -μx, और म्यू क्या है? लीनियर एटेन्यूएशन कोफिशिएंट। इसका क्वेश्चन अभी तक तो आएगा। अब देखो ये थोड़ा सा अपने को हट के पढ़ना है टॉपिक, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? वही डायटोमिक मॉलिक्यूल है, सेंटर ऑफ मास क्या होता है? M1R1 + M2R2 इक्वल टू 0। थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। R1/R2 इक्वल टू M2/A1 मीन्स जो R है वो प्रोपोर्शनल टू M है, मीन्स जितना M ज़्यादा होगा उतना ही उनके बीच की जो RCM है वो क्या हो जाएगी? घटती जाएगी, बढ़ेगी। तो I/CM कितना हो, तो पता है μr² होता है। म्यू क्या होता है? रिड्यूस मास होता है जो 2 बॉडीज़ के लिए लगता है, और अगर सेंटर मास जो होता है वो होता है 2 बॉडी से ज़्यादा के लिए लग सकता है ना, दोनों डिफरेंस है रिड्यूस मास सेंटर ऑफ मास में। और सेंटर ऑफ मास की स्पेशल प्रॉपर्टी है कि सारा मास उस बॉडी का उस सेंटर ऑफ मास के पॉइंट के अकॉर्डिंग माना जा सकता है, लेकिन रिड्यूस मास में ऐसा नहीं कर सकते। R1 में आएगा M2, R2 में आएगा N1, क्यों? क्योंकि R इनवर्स प्रोपोर्शनल टू M है। अब देखो सॉर्टिंग क्वेश्चन रखा गया, रोटेशनल एनर्जी निकाल रहे हैं, h² है, J/J+1, ये जूल में है, जहाँ रोटेशनल क्वांटम नंबर है J। अगर इसको सेंटीमीटर्स में लगाना है तो इससे मल्टीप्लाई कर दो h/c से। कहाँ से कर दो? h/c से। मीन्स यहाँ पे डिवाइड करना है, ये सॉरी इससे h/c से यहाँ डिवाइड करना है ना, यहाँ डिवाइड करना है, सॉरी यहाँ डिवाइड करना है h/c से, तो सेंटीमीटर इनवर्स में लाना है। और BJ क्या होता है? ये सेंटीमीटर इनवर्स में है, और B क्या होता है? रोटेशनल क्वेश्चन h/8π² IC। इसका J = 0, 2B, 6B, 12B और 20B, 0, 1, 2, 3 के लिए। अब ये देखो 0, 1, 2, 3 के लिए 0, 2B, 0, 2 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। मीन्स क्या हो रहा है? सेपरेशन क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है बीच का। डिफरेंस इन एनर्जी लेवल्स क्या होता है? PJJ+1 J+2 ये माइनस BJJ+1, तो इसको सोल्व करेंगे क्या आएगा? 2BJ+1, ये क्या आएगा? डिफरेंस इन एनर्जी लेवल्स। सिलेक्शन क्या है? डेल्टा J = +-1, प्लस एब्जॉर्ब के लिए और माइनस जब डी एक्साइट होगा तब एमिशन के लिए। तो अब फ्रीक्वेंसी क्या होगी? जब वेव नंबर क्या होगा? जब J से J+1 में ट्रांजिशन हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है, मतलब क्या होगा? एब्जॉर्प्शन 2B × J+1 फ्रीक्वेंसी हो। ट्रांजिशन में क्या होता है? 2B × J+1, और सिंपल एनर्जी क्या थी? BJ/J+1, और ट्रांजिशन में क्या हो रहा है? 2BJ+1, ध्यान रखना है 2BJ+1। तो देखो 0 से 1 में क्या होगी? या मतलब जो अपर वाला है वो रख दो J+1 वाला सीधा, 2B, फिर 4B, 6B और 8B, 4 का मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से। ये इसमें क्या हो रहा है? सबका 2B सेम है, इक्वी डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं रोटेशनल। मतलब जब भी इक्वी डिस्टेंस आ रहे हैं तो कौन से स्पेक्ट्रोस्कोपी? अपनी रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। नाउ माइक्रोवेव एक्टिव ओनली दोज व्हिच हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट आर सेड टू बी माइक्रोवेव एक्टिव, but oxygen and nitrogen are homonuclear diatomic molecules. Dipole moments, all homonuclear diatomic molecules have zero permanent dipole moment and hence these microwave inactive। समझ में आ रही है बात कि ये माइक्रोवेव इनएक्टिव क्यों है? क्योंकि होमोन्यूक्लियर मीन्स इनमें क्या होता है? हेट्रोन्यूक्लियर होते तो होता, होमोन्यूक्लियर में क्या हो रहा है कि इनमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं हो रहा है। समझ में आ रही बात? इसलिए माइक्रोवेव इनएक्टिव है। लेकिन इसमें देखो परमानेंट डाइपोल मोमेंट है इनमें, हेट्रोन्यूक्लियर में, तो इनमें क्या होगा? माइक्रोवेव एक्टिव हो जाएंगे। माइक्रोवेव एक्टिव के लिए क्या होना चाहिए? डाइपोल मोमेंट होना चाहिए। देखो लिमिटेशंस क्या है? वी कैन नॉट गेट एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट द होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मोलिकुल्स
दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बॉन्ड लेंथ एंड माइक्रो स्पेक्ट्रोस्कोपी, है ना। क्या होता है, लिमिटेशंस क्या है इसकी, किसकी, स्पेक्ट्रोस्कोपी की, जो अपन पढ़ रहे हैं माइक्रोवेव की, कि जो होमोन्यूक्लियर है उसकी वजह से हम इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, इसलिए क्या है, इसकी लिमिटेशन हुई। नाउ देखो, द इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स, पॉपुलेशन ऑफ एनर्जी लेवल क्या है, एन जे बाई एन नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस डेल्टा ई अपॉन के टी एक्सपोनेंशियल माइनस ई जे अपॉन के टी। नाउ रेडियो पॉपुलेशन क्या है, दिस, और यहाँ रख दो वैल्यू ई जे का, बी जे प्लस 1 इंटू एस सी, क्यों, सेंटीमीटर इनवर्स के लिए। देखो ये सेंटीमीटर इनवर्स में होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे इस चीज़ से, और जूल में होगा तो ओनली बी ले लेंगे। और देखो एन वन अपॉन एन नोट क्या, एक्सपोनेंशियल माइनस बी इंटू 2 एस सी बाई के टी में 0.98 डी। अब क्या, डिजेंसी ऑफ एनर्जी पढ़नी है अपने को। इन जनरल द एनर्जी लेवल ऑफ विथ वैल्यूज, ये थोड़ी बाद में पढ़ लें अपन, है ना। चलो अभी के लिए थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, गुड बाय।